आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं पेट्रोल की कीमतों के साथ। पेट्रोल की कीमतों में लगी आग से चुनावी राज्यों में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में यह मुद्दा उठ सकता है। रविवार को होने वाली बैठक में चुनाव वाले राज्यों के नेता अपना मुद्दा रख सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे तथ्यों से तो पार्टी नेता सहमत हैं, लेकिन जनता में जा रहे संदेश और विरोधी दलों के मुद्दा बनाने और महंगाई बढ़ने की आशंका बरकरार है। बीजेपी शासित राज्य इस स्थिति में अपने यहां घटा सकते हैं कुछ टैक्स, यानी कि स्टेट टैक्स घटाया जा सकता है, स्टेट वेट घटाया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है रिकॉर्ड स्तर पर और इसीलिए अब बीजेपी के अंदर टेंशन बढ़ने लग गई है। खासकर उन राज्यों के अंदर टेंशन बढ़ने लग गई है जहां पर चुनाव होने हैं। पदाधिकारी बैठक के अंदर इस मुद्दे को उठा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इन दामों को कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको बता दें कि रविवार को बैठक होनी है और चुनाव वाले राज्यों के नेता इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो फैक्ट दिए जा रहे हैं, जो इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं, उससे तो पार्टी नेता काफी हद तक सहमत नजर आते हैं, लेकिन जनता में जा रही संदेश विरोधी दलों के मुद्दा बनाने और महंगाई बढ़ने की आशंका अभी भी बरकरार है। और बीजेपी शासित राज्य इस स्थिति में अपने यहां टैक्स घटा सकते हैं, स्टेट वेट घटा सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। कई जगह तो ऐसी है जहां शतक मार चुका है। तो एक तरफ पेट्रोल और डीजल की आग बीजेपी को परेशान कर रही है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की राजस्थान में सभा है। चोड़ा भीम और सीकर में होने वाली सभा पर बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उनका कहना है कि किसानों का साथ देने वाले हर शख्स को कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। अगर बीजेपी के लोग भी किसानों का समर्थन करेंगे तो कांग्रेस उनका भी समर्थन करेगी। केंद्र सरकार हरधर्मिता पर उतारू है। कांग्रेस इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़ी हुई है। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बाकायदा राहुल गांधी की रैली करवा चुकी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके अलावा अलवर के अंदर रैली करवाई जा चुकी है, नागौर के अंदर रैली करवाई जा चुकी है। और अब राकेश टिकैत जिस तरीके से टोड़ा भीम और सीकर के अंदर सभा करने वाले, उस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है और उन्होंने कहा कि किसानों का साथ देने वाले हर शख्स को कांग्रेस का समर्थन होगा, यानी कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आएगी। उन्होंने तंज भरे लहजे में यहां तक कहा कि अगर बीजेपी के लोग भी किसानों का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस उनका भी पूरे तरीके से समर्थन करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार हठधर्मिता पर उतारू हो चुकी है। वो किसानों की समस्या पर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं और ऐसे में कांग्रेस इस लड़ाई में किसानों के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी हुई। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में बीजेपी और जदयू में विवाद की जड़ क्या है, ये सवाल चारों तरफ घूम रहा है। क्यों नहीं सुलझ रहा सत्तारूढ़ गठबंधन दल में विवाद? इस सवाल के जवाब की तलाश हर कोई कर रहा है। दरअसल विधान परिषद की सीटों पर तालमेल नहीं बन पा रहा है। 12 विधान परिषद की सीटों पर बीजेपी को बंटवारा कबूल नहीं। 6 सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की उच्च सदन में जाने की उत्सुकता बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी किसी जल्दबाजी में नहीं और जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें फूंक फूंक कर कदम भी रखने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जो विवाद दिखाई दे रहा है उस विवाद के बीच में खुलकर सामने कोई भी नहीं आ रहा। विवाद विधान परिषद की सीटों को लेकर है और इन सीटों को लेकर तालमेल जदयू और बीजेपी के अंदर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें कि 12 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है और बीजेपी को जो बंटवारे का फॉर्मूला है, यानी कि 6 सीटों का जो फॉर्मूला है, उससे वो सहमत नहीं। उसने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब ये कि बीजेपी के 6 और जदयू के 6 नेता विधान परिषद पहुंचे। इस फॉर्मूले को बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की उच्च सदन में जाने की उत्सुकता बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी किसी भी जल्दबाजी के अंदर दिखाई नहीं दे रही। वहीं पंजाब में मुरझाए से कमल को निकाय चुनाव का बूस्टर डोज मिला है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में प्रतिकूल हालातों के बीच अपनी साख को बचाया है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटना
और सुलगता आंदोलन किसान किसी चुनौती से बीजेपी के लिए कम नहीं रहा। बावजूद इसके बीजेपी ने पंजाब में नहीं खोने दिया अपना वजूद। 8 नगर निगमों में 20 और 109 नगर परिषदों और पंचायतों में 29 वार्डों पर जीत हासिल की। प्रचार से मतदान तक भाजपाइयों को विरोध और हमलों का भारी सामना करना पड़ा। अब बीजेपी का ध्यान विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने की तरफ है। किसान आंदोलन थमने के बाद बीजेपी को अपने विस्तार का मौका मिलेगा। 23 साल में पहली बार बीजेपी खुद के दम पर चुनावी समर में आ सकती है। गठबंधन के कारण विधानसभा चुनाव में 117 में से सिर्फ 23 सीटों तक ही बीजेपी सीमित थी, लेकिन निकाय के चुनाव में बीजेपी के कमल को जो बूस्टर डोज मिला है उससे वो थोड़ी खुश है। वो खुश इसलिए क्योंकि एक तरफ शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूट गया था, अपनी ही सहयोगी पार्टी खुलकर बीजेपी पर हमला कर रही थी। दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन है जो पंजाब से शुरू हुआ है, वहां आंदोलन बहुत तेजी से सुलग रहा था। चुनौती बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा थी। चुनौती यहां तक कि बीजेपी नेता जब आम आदमी के बीच में पहुंचते थे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता था। बावजूद इसके 8 नगर निगमों में 20 और 109 नगर परिषद और पंचायतों में 29 वार्डों पर कमल खिला है। प्रचार से मतदान तक भाजपाइयों को विरोध और हमलों का सामना लगातार करना पड़ा। अब बीजेपी का ध्यान विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने की तरफ चला गया है। किसान आंदोलन जैसे ही थमेगा, बीजेपी को अपने विस्तार का मौका भी पंजाब के अंदर मिलेगा। 23 साल में पहली बार बीजेपी खुद के दम पर चुनावी समर में कूदती भी दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि गठबंधन के कारण विधानसभा चुनाव में 117 में से सिर्फ 23 सीटों तक ही वो सीमित रही। और अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी भी फिसलता नजर आ रहा कांग्रेस के हाथ से। दरअसल 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत के अंदर सरकार आ गई है। एक सदस्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पहले ही निकाल दिया गया था। इससे कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर अब कुल 10 रह गई। उपराज्यपाल ने 22 फरवरी तक फ्लोर टेस्ट के निर्देश दे रखे हैं। पुडुचेरी में संकट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होना इसका उदाहरण है और यह हो सकता है कि पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के हाथ के साथ से कांग्रेस के निशान के साथ जो जीत कर आए वो ही उनसे दूर जा रही है। 4 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उसकी वजह से उन्हीं की सरकार अब अल्पमत में आ गई। इसके अलावा 5वां सदस्य वो जो पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से पहले ही निकाल दिया गया। ऐसे में कांग्रेस विधायकों की संख्या अगर पुडुचेरी में इस वक्त देखी जाए तो वो 10 के आसपास है। उपराज्यपाल ने 22 फरवरी तक फ्लोर टेस्ट के पहले ही निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में पुडुचेरी में संकट का जो फायदा है वो कमल को मिल सकता है, बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होना इसका ताजा उदाहरण भी। जून में शुरू हो सकती है जनगणना एनपीआर की प्रक्रिया। दरअसल जून तक 5 राज्यों में चुनाव का काम भी पूरा हो जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से 130 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब जनगणना को रोकना पड़ा। अब इसे अगले साल फरवरी तक पूरा करने की तैयारी है, यानी कि जो आंकड़ा फरवरी तक आ जाना चाहिए था वो 2022 में आया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना एनपीआर को अपडेट करने की तैयारी पूरी कर चुका है। पिछले ही साल जनगणना के दौरान डाटा जुटाने वाले कार्मिकों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उस बीच कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन एनपीआर की प्रक्रिया पर भी लग गया, जनगणना की प्रक्रिया पर भी लॉकडाउन लग गया। ऐसे में जो आंकड़ा फरवरी 2021 तक आना था वो आंकड़ा अब फरवरी 2022 तक आएगा। जून के आसपास इस प्रक्रिया को एक बार फिर से मुमकिन है कि शुरू कर दिया जाएगा और तब तक 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने, वो भी खत्म हो जाएंगे और अब अगले साल फरवरी तक ये तैयारी भी पूरी कर ली जाएगी। दरअसल एनपीआर को अपडेट करने की तैयारी पिछले साल भी पूरी हो चुकी है और जनगणना के दौरान डाटा जुटाने वाले कर्मियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है और इसलिए जो वक्त उसमें लगा वो वक्त अब नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं भूटान की। भूटान में तख्ता पलट की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। भूटान सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और सैन्य अफसर गिरफ्तार कर दिए गए। आपराधिक साजिश रचने का खुलासा एक महिला की गिरफ्तारी के बाद हुआ था, जिसका संबंध था साजिशकर्ताओं से। इन पर मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और लॉ अफसर को पद से हटाने की साजिश का आरोप है। इन्होंने शीर्ष पद पाने के लिए साजिश रची थी।
थिम्पू जिला अदालत में मामले को लेकर चार्जशीट भी दाखिल की गई है। तो देखिए, भूटान के अंदर जो तख्ता पलट की साजिश रची गई थी, बड़ी साजिश रची गई थी, उसको नाकाम कर दिया गया। भूटान सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और सेना अफसर को गिरफ्तार कर दिया गया है। आपराधिक साजिश रचने का खुलासा एक महिला की गिरफ्तारी के बाद हुआ था, जिसका संबंध साजिशकर्ताओं से। इन पर मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और 9 अफसर को पद से हटाने की साजिश का आरोप। तीनों ने शीर्ष पद पर पाने के लिए साजिश रची। थिम्पू जिला अदालत में मामले को लेकर चार्जशीट भी दाखिल की गई। और अब बात करते हैं पीएलआई योजना की। दरअसल पीएलआई योजना का मेक इन इंडिया अभियान पर व्यापक असर दिखाई दे रहा है। एप्पल भी योजना के तहत भारत में आईपैड बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी चीन से अपना कारोबार शिफ्ट करना चाहती है और इसमें भारत सबसे मोटी। सरकार से प्रोत्साहन लेने पर भी विचार किया जा रहा है। पीएलआई योजना में भारत सरकार ने करीब 50,000 करोड़ का प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। कोविड-19 महामारी के बाद कंपनी ने रणनीति में बदलाव किया है। अभी एप्पल के ज्यादातर आईपैड का उत्पादन चीन के अंदर हो रहा है, लेकिन अब उसके भारत में आने की पूरी संभावना है और इस योजना पर एप्पल लगातार काम भी कर रही है। अपने कारोबार को चीन से भारत में वो शिफ्ट करना चाह रही है और इस दौरान पीएलआई योजना का भी वो फायदा उठाना चाह रही है। दरअसल पीएलआई योजना में भारत सरकार ने करीब 50,000 करोड़ का प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है। कोविड-19 महामारी के बाद कंपनी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अभी एप्पल के ज्यादातर आईपैड, जिनका इस्तेमाल हो सकता है आप भी कर रहे हो, उनका उत्पादन चीन के अंदर हो रहा है, यानी कि मेड इन चाइना मुमकिन है कि अंदर लिखा। और अब बात करते हैं इंटरनेट मीडिया पर लगाम की तैयारी। सरकार संबंधित कानून में करने जा रही संशोधन और यूजर्स के अधिकारों को करने जा रही मजबूत। सुनिश्चित किया जाएगा कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए सरकारी आदेशों का पालन किया जाए। मंगलवार तक इसको लेकर हो सकती है घोषणा। जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने तैयार कर दिया है ड्राफ्ट। नए कानून के तहत इंटरनेट मीडिया का नहीं चलेगा मनमाना रुख, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भ्रामक खबरों को आप बनाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इंटरनेट मीडिया पर भी लगाम की तैयारी सरकार ने कर दी और इसके लिए बाकायदा कानून में संशोधन करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके बाद यूजर्स के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए सरकारी आदेशों का पालन किया जाए। ऐसा लग रहा है कि 22 के आसपास, यानी कि मंगलवार तक इसको लेकर जानकार सूत्रों ने जो खबर दी उसके मुताबिक इसकी घोषणा हो सकती है। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। नए कानून के तहत इंटरनेट मीडिया का मनमाना रूप बिल्कुल नहीं चलेगा। वहीं प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट पर अड़ा व्हाट्सएप, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद नहीं बदला रूप। जानकार सूत्रों के मुताबिक 15 मई से लागू हो जाएगी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। उसे स्वीकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे अकाउंट सीमित हो जाएगा और अंत में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ने निजता सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इस दावे के बीच में उसने अपने रुख को भी साफ किया है। अड़ा हुआ है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी व्हाट्सएप अपने रुख को नहीं बदल रहा है। अब जानकार सूत्रों के मुताबिक 15 मई से लागू हो जाएगी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। उसे अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो धीरे धीरे अकाउंट सीमित होगा और अंत में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ने निजता सुरक्षित रखने का दावा किया और जैसे ही ये खबर हिंदुस्तान में फैली है, व्हाट्सएप से इतर इस तरीके के कई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच चुके हैं और उनको तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है। उनमें एक सिग्नल के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जुटी ममता का गढ़ ढहाने की जुगत में। ममता कर रही सत्ता को बचाने की पुरजोर कोशिश। वहीं बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह कर रही कड़ी मेहनत। नड्डा के साथ साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेता भी बंगाल फतह की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज अमित शाह के बंगाल दौरे का अंतिम दिन है। उनके लौटते ही 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर जाएंगे और उनके बाद 25 फरवरी को जेपी नड्डा बंगाल का दौरा कर सकते हैं।
दूसरी तरफ ममता की जमीन 1 इंच भी छूट जाए, ये ममता नहीं चाहती और इसीलिए ममता भी इस 1 इंच जमीन को छोड़ने को तैयार है। बीजेपी के दिग्गजों के जवाब में रैली की योजना लगातार दीदी बना रही है और उस पर काम भी किया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने और जीतने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी ममता का गढ़ ढहाने की जुगत में लगी है और ममता सत्ता को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नड्डा के साथ साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेता भी बंगाल फतह में लगे हुए हैं। वहीं आज अमित शाह के बंगाल दौरे का अंतिम दिन है। जैसे ही वो लौटेंगे, 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल का दौरा है। वो जैसे ही लौटेंगे, 25 फरवरी को जेपी नड्डा बंगाल का दौरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ टीएमसी की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, वो 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार है। यहां जमीन का मतलब वोट बैंक है। बीजेपी के दिग्गजों के जवाब में वो भी लगातार योजना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? त्रिकोणीय मुकाबले की कोशिश में कांग्रेस वामदल गठबंधन, नई पार्टी आईएसएफ को जोड़कर मुस्लिमों से जुड़ने की चाहत और ममता बनर्जी पर हमला बोल बीजेपी खड़ी हुई सीधी लड़ाई। इसे देखते हुए कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने आईएसएफ, आरजेडी समेत छोटे दलों को साथ लेने की रणनीति बनाई। ममता बनर्जी सरकार से नाराजगी का लाभ उठाना चाहती है कांग्रेस और लेफ्ट। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं से जुड़ने के लिए आईएसएफ ने गठबंधन का हिस्सा बनने की तैयारी की। हालांकि सीट बंटवारे पर गठबंधन में दिख सकती है रस्साकशी और इसको लेकर हो सकता है कि जो गठबंधन का हिस्सा बन रहे हों उनमें कोई छिटक जाए या किसी को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़े। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन सकते हैं अगर ये भी गठबंधन पूरा, यानी कि कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ और आरजेडी अगर एक साथ मिलते हैं और सीटों के बंटवारे पर रसाबंदी बनती है तो फिर एक तरफ पूरा महागठबंधन होगा, दूसरी तरफ बीजेपी होगी और तीसरी तरफ टीएमसी। इन सबके बीच में बीजेपी का मिशन बंगाल में बीजेपी 100-200 नहीं बल्कि 1500 रैली करने की योजना बना रही है। 1500 रैलियां एक राज्य के अंदर की जाएंगी। मुझे लगता है इससे पहले शायद इतनी रैलियां कहीं नहीं की गई। इन रैलियों में पीएम मोदी, शाह, नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री, बीजेपी मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। यानी कि हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर तमाम बड़े नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अंदर नजर आए। 1500 से ज्यादा जनसभाओं में प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। राज्य के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए सीधा संवाद किया जाए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 रैलियां भी आयोजित की जा सकती है। यानी कि मेगा प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया गया और यह मेगा प्लान कुछ इस तरीके का कि पश्चिम बंगाल का जितना भी इलाका लगता है उसके एक एक वोटर तक कम से कम संवाद स्थापित किया जाए, उन तक पहुंचा जाए। और यही वजह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 बड़ी रैलियां बीजेपी की तरफ से की जा सकती है और जो अपने आप में एक इतिहास होगा। किसी राज्य के चुनाव में 1500 रैलियां एक पार्टी की तरफ से कर देगा। वहीं बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बोला हमला, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सभी जानते हैं कि एआईएम वोट कटवा और बीजेपी की मदद करती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दल का गठबंधन भी जबरदस्त वापसी करेगा। टीएमसी बीजेपी अफवाह फैला रही कि चुनाव द्विपक्षीय होगा। बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में ओवैसी कर रहे बीजेपी की मदद और इसीलिए शायद कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि टीएमसी से जो वोट छिटककर, मुस्लिम वोट छिटककर कांग्रेस की तरफ आने चाहिए वो कहीं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ ना चले जाएं और उससे कांग्रेस को नुकसान ना हो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोला गया और कहा गया कि सभी जानते हैं कि एआईएम वोट कटवा और बीजेपी की मदद करने वाली पार्टी। महिला आरक्षण के नाम पर बढ़ा परिवारवाद। 33% आरक्षण का महिलाओं को लाभ तो मिला लेकिन नहीं बदला तो कामकाज का तरीका। अभी भी पुरुष राजनीति का वर्चस्व है। महिला जनप्रतिनिधि का काम संभाल रही पति, पुत्र या परिवार के अन्य लोग
जबकि सोचा था कि महिलाएं अपने गांव, शहर, महानगर का दायित्व संभालेगी। पंजाब में तो कैप्टन सरकार ने नगर निकाय चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं नगर पंचायत और नगर निकाय चुनाव जीती, लेकिन फिर भी शायद ही महिला जनप्रतिनिधि कार्य क्षेत्र में आकर संभालेंगे दायित्व और देश की संसद को महिला आरक्षण कानून की खामियों पर विचार करने की जरूरत है। एक टर्म इससे निकलती है, महिला पति, महिला पुत्र। दरअसल ये कोई पद नहीं, लेकिन जो जीतते हैं उनकी जगह जो जिम्मेदारी संभालते वो दरअसल ये क्या है। और अब बात करते हैं पंजाब में कैप्टन की कप्तान की। दरअसल कैप्टन ही कप्तान है। नगर पालिका चुनाव में रिकॉर्ड जीत से ग्राफ बढ़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पुनः मुख्यमंत्री की दावेदारी का रास्ता साफ हो चुका है। पार्टी आलाकमान भी पंजाब में ऐतिहासिक जीत से गदगद नजर आता है। राज्य कांग्रेस में कैप्टन जगह फिलहाल कोई और नहीं फिट हो सकता, कोई जगह नहीं ले सकता। और पालिका चुनाव में अमरिंदर सिंह ने खुद को सिद्ध किया है, क्योंकि जिस तरीके का रिपोर्ट कार्ड वहां सामने आया है, लगभग हर जगह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लीन स्वीप किया है बाकी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, अकाली दल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। निकायों के अंदर, निगम के अंदर एक तरीके से सुपड़ा साफ अन्य पार्टियों को किया। और अब राज्य कांग्रेस में कैप्टन की जगह फिलहाल कोई और फिट नहीं होता दिखाई दे रहा, कोई लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की एक तरीके से आधिकारिक परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।